वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग लॉज ऑफ मोशन में कनेक्टेड बॉडीज के पीवाईक्यू सेट पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो ये टॉपिक जो है वो जेई नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड बॉडीज साथ साथ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस ये एक साथ पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था जेई मेन 2021 में कि द बॉक्सेस ऑफ masses 2 kg एंड 8 kg आर कनेक्टेड बाय ए massless स्ट्रिंग पासिंग ओवर स्मूथ पुलीज। ठीक है, ये दोनों पुलीज कैसी हैं? स्मूथ है। और ये स्ट्रिंग देख सकते हो, ये वाली स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग कॉमन है। ठीक है, जो दोनों पुलिस को जोड़े हुए है और इस 2 kg से बंधी हुई है और एक 8 kg का मास इस वाले पुली से हैंग कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बॉक्स ऑफ मास 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर ये रेस्ट से रिलीज की गई यहाँ से तो ये कब स्ट्राइक करे, कितनी देर के बाद स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को, ये निकालना है। और ये दूरी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अच्छा, और जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी है। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके बिना ये सॉल्व हो नहीं सकता। तो अब यहाँ पर ऐसे समझो इसे, ये जो पुली है मान लो इसको मैंने x डिस्टेंस ऊपर की ओर डिस्प्लेस किया, कहीं यहाँ पर लेके आया इसे। ठीक है, ये दूरी x मैंने डिस्प्लेस की। तो जैसे मैंने इसको x ऊपर की ओर खींचा इस पुली को, तो देख सकते हो तुम x और x, ये जो थ्रेड है, ये स्ट्रिंग है, इसका x हिस्सा यहाँ से, x हिस्सा यहाँ से, 2x खाली हुआ, राइट, रिलीज हुआ। और ये 2x जो है यहाँ पर मिलेगा, इस वाले स्ट्रिंग को एक्स्ट्रा 2x मिल जाएगा। तो अगर x मैं इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा हूं तो 2x ये वाला स्ट्रिंग पा रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x का मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी, बिकॉज x डिस्प्लेसमेंट था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिला। वेलोसिटी का भी एक और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो अगर x ऊपर जा रहा है, ये 2x नीचे जा रहा है, तो ये भी कह सकते हैं ना कि ये एक्सेलरेशन a से अगर पुली ऊपर जा रहा है तो ये वाला स्ट्रिंग या ये 2a, ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है, अगर ये फ्री होता है यहाँ से तो वो 2a से नीचे आता। ठीक है, यही कंस्ट्रेंट होता है, इसी कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमें मिला कि, फिर से बना दे रहा हूं इसे मैं, ये अगर ए से ऊपर जाता है तो ये 2 kg वाला 2 से नीचे जाएगा, अगर यहां से फ्री होता तो। लेकिन फ्री है नहीं, ये सरफेस जो है फिक्स्ड है नीचे वाली। इसका मतलब हम लोग इसका अपोजिट भी मान सकते हैं कि अगर ये वाला जो पुली है वो ए से अगर नीचे आ रहा है तो ये वाला 2 kg कैसे जाएगा? 2a से ऊपर जाएगा। ये पॉसिबल है बिकॉज यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है, लेकिन जो रेशियो रहेगा ये रहेगा, ये a से नीचे आएगा तो ये 2a से जाएगा। अभी हमने जाना क्यों? कंस्ट्रेंट से। ठीक है, अच्छा, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं 8 kg का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये a से नीचे आ रहा है, बिकॉज ये पुल्ली a से नीचे आ रही है तो साथ में जुड़ा 8 kg भी तो a से ही नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ देखो ये एक स्ट्रिंग है तो इस सब में टेंशन सेम होगा, और यहाँ टेंशन टी है तो इस वाले में क्या होगा? 2t होगा। ठीक है, तो 8 kg पे एक ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन 2t, और नीचे की ओर तो वेट लग रहा है उसका 8 इंटू जी। ठीक है, वैसे ही 2 kg वाले पे फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर इसका 2g वेट नीचे की ओर लग रहा होगा, और ये टेंशन t माना हुआ है हमने इस स्ट्रिंग में, ये t ऊपर की ओर लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन हमने 2a दिखाया हुआ है यहाँ पे ऊपर की ओर। ठीक है, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ की इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन लॉ से, तो क्या हो सकता है? 8a इज इक्वल टू 8g माइनस 2t। यहां पर देखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2a इज इक्वल टू t माइनस 2g। ठीक है, अब देखो ये 8a है, ये 8t है, माइनस 2t है, ये हो गया 4a, ये हो गया t माइनस 2g। अब एक चीज हम समझ सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड कर दें इसको तो ये हो जाएगा 4a 40 माइनस t, ये हो जाएगा, यहां से एक चीज मिल रही है हमें t, वो मिल जाएगा 40 माइनस 4a। अब ये t को उठा के अगर यहाँ रख दें, 4a रहने दो, ये t की जगह पे उन्होंने रख दिया 40 माइनस 4a माइनस 20 हो गया ना, बिकॉज 2g 20 हो जाएगा, और 40 माइनस 20 20 हो गया, और ये 4a माइनस 4a यहाँ आया तो 8a हो गया 4a के साथ ऐड होके, तो हमें a की वैल्यू मिली 20/8। a की वैल्यू 20/8 है, यानी कि 4 2 8, 4 5 20, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये 8 kg वाला नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, और ए 2.5। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का मालूम चल चुका है, डिस्टेंस इसको कवर करना है 20 सेंटीमीटर का, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था बिकॉज ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था। तो हम लोग लगा सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें u 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर ही रहेगा। किसका s निकाल रहे हैं? ये s,
तो 20 सेंटीमीटर जगह रख दिया मैंने 20/100 मीटर में कन्वर्ट करके, और ए की जगह रख दिया इसका एक्सेलरेशन जो कि है 5/2 इंटू में टी स्क्वायर, ठीक है, और यही टी हमें निकालना है। तो अब देखो ये नीचे यहाँ 5 बचा, ठीक है, और टी स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये 4 ऊपर चला गया और नीचे 5 इंटू 5 है, तो टी की जगह आ जाएगा अंडर रूट लेने पे 2/5। 2/5 क्या होगा, 0.54 जो 20 यानी कि 0.4 सेकेंड। तो ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बिना कंस्ट्रेंट के पॉसिबल नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आईटीजे 2006 का है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 2m एंड m रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। यहाँ से ये जो है सिस्टम हैंग कर रहा है, ये स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रेचेबल है। यहाँ ए मास है 2m का, यहाँ बी मास है m का, और दोनों को एक लाइट कॉर्ड से ज्वाइन किया गया हुआ है मासलेस स्ट्रिंग से, ठीक है, और ये इनएक्सटेंसिबल है, ये एक्सटेंसिबल नहीं है। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग, ठीक है, ये मासलेस स्प्रिंग से सस्पेंड किया गया है सिस्टम को, एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही इस स्ट्रिंग को कट करते हैं तब उसके बाद, जैसे हमने कट किया है उसके बाद ए और बी का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, ए और बी रेस्पेक्टिवली पूछा है, यानी कि ए का एक्सेलरेशन पहले लिखा है और बी का बाद में लिखा है इन ऑप्शंस में। तो अगर मैंने इसको कट किया, पहले तो देख लेते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। तो एक फोर्स mg लग रहा होगा, इसका अपना वेट नीचे की ओर, और इसमें मान लेते हैं टेंशन टी है ऐसे, तो यहाँ भी टेंशन ऐसे होगी टी, ठीक है, और इसका वेट लग रहा होगा नीचे की ओर 2mg, ठीक है, 2mg और टी, ये दो वेट लग रहे हैं। और अगर ये स्ट्रेच हो रहा है कुछ, बिकॉज ये खींच रहा है नीचे की ओर, तो इसमें स्ट्रेचिंग x अगर मान लेते हैं कुछ, तो इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स kx लग रहा होगा ऊपर की ओर इस स्प्रिंग में, ठीक है। तो अगर 2m का एबीडी बनाते हैं, 2m के एबीडी में ऊपर में kx लग रहा है, नीचे में 2mg लग रहा है, और एक और नीचे फोर्स लग रहा है t, ठीक है, और m का अगर बनाते हैं, mg लग रहा है नीचे की ओर और ऊपर में लग रहा है t। तो इस हिसाब से जैसे ही हमने इसे कट किया है, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि इसको कट कर दिया गया है, कट करने के बाद क्या होगा, क्या ये टी जो यहाँ लग रहा था ये लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा, टी डिसअपियर हो जाएगा। तो टी डिसअपियर हो गया, अगर टी डिसअपियर हो गया और 2m वाला जो है वो गिरने लगा, ठीक है, एक चीज और समझो कि ये kx जो था ना, इस इनिशियली क्या था, 2m और m को एक सिस्टम मान लो, बिकॉज ये तो मासलेस है, ये तो दिया ही हुआ है, ये जो स्ट्रिंग बीच में है ये मासलेस है, तो 2m प्लस m 3m मास को ये होल्ड किए हुआ था, ये वाला जो स्प्रिंग है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा स्प्रिंग है, और ऐसे लगा सकते हैं 3m वेट को, और अब मान लो ये x से खींचा हुआ है तो kx रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और 3mg जो है वेट लग रहा है। तो इनिशियली kx 3mg को बैलेंस किए हुए था, तो kx को हम लोग 3mg भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे ही हमने इसको कट किया है तो ये नीचे गिरेगा, 2m वाला मान लेते हैं किसी एक्सेलरेशन a से गिर रहा है नीचे, या इसका नाम ही दे दो a सफिक्स में कैपिटल A, ताकि मालूम चल जाए कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये ए से गिर रहा है नीचे की ओर, तो इसका कैसे लिखा जा सकता है इक्वेशन, 2m AA इज इक्वल टू 2mg नीचे का फोर्स, और t तो अब डिसअपीयर हो चुका है, माइनस में kx, ये लिख सकते हैं, और kx किसके बराबर था, 3mg के बराबर था, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, 2m AA इज इक्वल टू 2mg माइनस 3mg कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया माइनस mg, और यहाँ पर आ गया 2m AA कैंसिल हो गया। तो जो ए का एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है g/2, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखते हैं g/2, तो इसमें दो ऑप्शन है, जिसमें ए पहले लिखा था तो बी और डी हो सकते हैं। अब एक बार इसका भी देख लेते हैं, जैसे ही हमने इसको कट किया तो ये स्ट्रिंग जैसे कट किया, ये टी डिसअपीयर हो गया, तब ये जो गिरेगा स्मॉल एम वाला सीधे सीधे mg फोर्स ही लग रहा है, तो सिर्फ जी एक्सेलरेशन से ही गिरेगा, तो एक g/2 होगा और दूसरा g होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी जो आएगा वो g आएगा, बी का एक्सेलरेशन आफ्टर कटिंग दिस कॉर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एडवांस 2019 का है। इसमें कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड टू ए मास स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k। ये भी क्वेश्चन कंस्ट्रेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है इसकी,
ठीक है। दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू टू अदर ब्लॉक्स ऑफ मासेस m and 2m। अब ये जो स्प्रिंग है ये 2m मास से कनेक्टेड है और ये इस सिस्टम के साथ m और 2m से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसमें जो पुलीज यूज हो रहे हैं वो मासलेस हैं, स्ट्रिंग्स भी मासलेस हैं। द एसलेशंस ऑफ द ब्लॉक्स आर a1 a2 एंड a3। जो 2m का एसलेशन है वो a1 है, यहाँ लिखा हुआ है। m जो है उसका एसलेशन a2 है नीचे की ओर और 2m का a3 है नीचे की ओर। ये सब इंडिकेट ऑलरेडी है क्वेश्चन में। एज शोन इन फिगर, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जैसे इसको छोड़ते हैं, अभी होल्ड किए हुए तो जैसे इसको छोड़ते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये वेट है इसको खींचेगा, तो ये खींचेगा इधर की ओर, ये मूव करेगा नीचे की ओर, ठीक है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इन इट्स अनस्ट्रेच्ड स्टेट। अभी ये नेचुरल लेंथ पे है अपने, ये क्या है, नेचुरल लेंथ पे है अपने, अनस्ट्रेच्ड ये स्ट्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग। द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x नॉट। मैक्सिमम एक्सटेंशन जो हो सकता है इस स्प्रिंग में वो x नॉट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। यहाँ पर जी हमें एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है, यानी कि ये सरफेस स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो पहले तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन है देखो एसलेशन की, इन सभी इक्वेशंस के बीच में एसलेशन के बीच में एक रिलेशन बनता, यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमें रिलेशन बनाने के लिए कंस्ट्रेंट इक्वेशन समझनी पड़ेगी इसकी। तो देखो अभी a1 से ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये a2 से मूव कर रहा है और ये a3 से मूव कर रहा है। अगर ये ब्लॉक 2m वाला a1 से मूव कर रहा है तो ये जो पुली है ये भी तो a1 से मूव करेगी नीचे की ओर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अब मैं यहाँ पर मान लो यहाँ एक ऑब्जर्वर बैठा देता हूँ, ये ऑब्जर्वर अगर इस पुली पे बैठा है, ठीक है, और इस पुली पे बैठ के वो कहे कि अब मैं, वो बताए अगर कि m का या इस वाले ब्लॉक का एसेशन कितना होगा, तो क्या होगा वो, देखो खुद वो a1 से नीचे आ रहा है, खुद वो a1 से नीचे आ रहा है और ये m वाला भी a2 से नीचे जा रहा था। तो जब तुम रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट याद करो, रिलेटिव एक्सेलरेशन का, एक बगल से गाड़ी जा रही होती है तुम्हारे और तुम भी एक किसी दूसरे वेलोसिटी से जा रहे होते हो सेम डायरेक्शन में, तो क्या उसकी स्पीड धीमी लगती है ना, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड में तुम अपनी स्पीड माइनस कर देते हो। वही यहाँ पर करेंगे हम लोग, इस a2 में अपनी, ये जो ऑब्जर्वर बोलेगा अपनी एक्सेलरेशन माइनस करके बोलेगा, तो जो ये ऑब्जर्वर बोलेगा इसकी एक्सेलरेशन m की है वो है a2 माइनस a1, ठीक है, किसकी डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। और यही ऑब्जर्वर इसकी एक्सेलरेशन क्या बोलेगा, क्योंकि a3 थी इसकी, लेकिन खुद ये a1 से नीचे की आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर आएगी a3 माइनस a1 विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। अब क्योंकि देखो दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों नीचे, खुद दोनों ही नीचे आए, एक ऊपर जाएगी एक नीचे आएगी, बिकॉज ये इनएक्सटेंसिबल है, खींच सकती नहीं है, लेंथ उतनी ही है इस स्ट्रिंग की। तो ये जो a2 माइनस a1 आया है इस m का, ये होना चाहिए इसी के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, माइनस साइन, एक ऊपर जाएगा एक नीचे, तभी पॉसिबल है। अब ये इक्वेशन एकदम सही है, तो इस हिसाब से क्या मैच करता हुआ दिख रहा है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a1 माइनस a3। हाँ, बिकॉज माइनस साइन अगर अंदर लेके जाते हैं तो a1 माइनस a3 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी तो साफ साफ दिख रहा है कि सही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो हमें कुछ हेल्प मिल जाएगी आगे के पार्ट सॉल्व करने में। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, a3 को यहाँ लेके आ जाते हैं, a2 प्लस a3 हो गया और ये a1 यहाँ माइनस a1 यहाँ गया तो ये 2a1 हो गया, ठीक है। तो a2 प्लस a3 इज इक्वल टू a1 इस इक्वेशन का भी यूज किया जाएगा। फिलहाल हमें सी ऑप्शन सही मिल चुका है। अब कोई एक ऑप्शन चेक करते हैं, एन एक्सटेंशन ऑफ x नॉट बाई 4 अगर होती है स्प्रिंग में, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग से जो कनेक्टेड है ब्लॉक, यानी a1 का एक्सेलरेशन 3g/10 आएगा। यानी हमें अब x नॉट, a1, a2, a3 ये सब वेरिएबल्स निकालने पड़ेंगे, तभी हम कुछ सॉल्व कर पाएंगे इसमें से। तो उसके लिए एक काम यहाँ कर सकते हैं, इस इक्वेशन पे ध्यान दो, सॉरी इस ब्लॉक पे ध्यान दो, 2m पे, ये a एक्सेलरेशन से a1 से मूव कर रहा था इधर की ओर, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ये एक ही स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन t होगी तो इसमें भी t होगी, ये tt है तो ये क्या होगी, 2t होगी, ठीक है, ये 2t होगी। और ये ही एक ही स्ट्रिंग है ये भी, तो यहाँ भी 2t लग रहा होगा। तो 2m पे एक फोर्स 2t लग रहा है और ये इधर की ओर मूव करेगा सिस्टम रिलीज करने के बाद, तो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, दैट विल बी kx।
तो इस हिसाब से इसकी इक्वेशन क्या आ गई, 2ma1 इज इक्वल टू 2t माइनस के एक्स, पहली इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए। वैसे ही इसके लिए इक्वेशन लिखने जाएंगे, सॉरी इसके लिए क्यों लिखेंगे, हम तो इसके लिए लिखेंगे ना, m के लिए। इसके लिए लिखेंगे तो m इंटू, अच्छा अब ये जो हमने एक्सप्रेशन बोली थी, देखो m का एबीडी बना लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। स्मॉल m, ये नीचे वाला जो m है, इसमें एक mg लग रहा होगा नीचे की ओर, है ना। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A2 से आ रही है, इसके रेस्पेक्ट में तो हमने सिर्फ लिखा था कंस्ट्रेंट बनाने के लिए, एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A2 से जा रही है m वाली, तो हम लोग वही लिखेंगे A2, इसका एक्सप्रेशन नीचे की ओर दिखाएंगे, ठीक है। और टेंशन इस पे लग रहा है ऊपर की ओर T, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ma2 इज इक्वल टू mg माइनस टी बन जाएगी। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2m का अगर बनाते हैं एबीडी, तो इसका 2mg नीचे की ओर लग रहा है, टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, वही टी है जो यहाँ था, और ये आ रहा था ग्राउंड रेस्पेक्ट में A3 से नीचे, ठीक है। तो ये इक्वेशन एक और देगा हमें, क्या देगा, यहाँ लिख रहा हूँ 2ma3 इज इक्वल टू 2mg माइनस टी, ठीक है। 2ma3 इज इक्वल टू 2mg माइनस टी, ओके। अच्छा अब देखो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये भी है, इन तीनों का इस्तेमाल करके हमें ये सारे वेरिएबल्स निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज होती दिख रही है, अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, 2ma2 इज इक्वल टू 2mg माइनस 2t, 2ma2 इज इक्वल टू 2mg माइनस 2t, ये मिलेगा राइट, 2ma2 इज इक्वल टू 2mg माइनस 2t, ये मिलेगा करेक्ट। अच्छा अब यहां पर हमारे पास 2ma3 इज इक्वल टू 2mg माइनस t है, 2ma3 इज इक्वल टू 2mg माइनस 3t है, लेट मी चेक, t है, 2mg माइनस t है, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो 2m कॉमन आ गया, a2 प्लस a3 हो गया, और यहाँ पर हो गया 4mg माइनस 3t, राइट। और a2 प्लस a3 हमें पता है 2a1 है, तो यहाँ हो गया ये 4ma1 इज इक्वल टू 4mg माइनस 3t। तो यहां से देखो a1 हमें मिलता दिख रहा है, और a1 और t में एक रिलेशन मिलता दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग इन दोनों को ऐड कर चुके हैं, इसे यूज कर चुके हैं, ठीक है। एक इक्वेशन ये भी थी शायद, इसको हमने शायद यूज नहीं किया है अभी, यहां से भी t हम निकाल सकते हैं, तो चलो इसको लिख लेते हैं, 2ma1 इज इक्वल टू 2t माइनस के एक्स, 2ma1 इज इक्वल टू 2t माइनस के एक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहां से t निकाल लूं, 2t यही है ना शायद, 2ma1 इज इक्वल टू 2t माइनस के एक्स, तो यहां से 2t विल बी इक्वल टू 2ma1 प्लस के एक्स, ठीक है। और t क्या आ जाएगा, देयरफॉर ma1 प्लस के एक्स बाई 2, ये t आ गया हमारा। इस t को अगर यहां रख दें तो हमें a1 और kx में रिलेशन आ जाएगा। वो इसलिए जरूरी है बिकॉज यहां पर तुम देख सकते हो x और a1 की रिलेशन क्यों चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन ऐसा कुछ दिया हुआ है जब एक्सटेंशन इतना है, यानी एक्सटेंशन जो x की बात कर रहे हैं और एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए होगा, तभी हम इन ऑप्शंस को एनालाइज कर पाएंगे। तो यहां से t उठा के रखना पड़ेगा, 4ma1 इज इक्वल टू 4mg माइनस 3 टाइम्स ma1 प्लस के एक्स बाई 2। इसको ओपन करते हैं, 4mg रहने तो माइनस 3ma1 माइनस 3/2 के एक्स, ये हो गया 4ma1, ठीक है। अब देखो यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे 7ma1 हुआ इज इक्वल टू 4mg माइनस 3/2 के एक्स, ठीक है। अब हमें a1 चाहिए, तो a1 रहने दो, यहाँ पे 7m से डिवाइड कर दो पूरा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4g अपॉन 7, और यहाँ पे आ जाएगा
3kx रहने दो, नीचे में आ गया 7m से मल्टीप्लाई हुआ 2, तो 14m आ गया। ये हमारा A1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये A1 आ रहा है। अब देखो एक चीज को समझना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जैसे ब्लॉक है ना, जैसे ये इनिशियली था अपने नेचुरल लेंथ पे, ठीक है, मान लेते हैं ये x इक्वल टू 0 है नेचुरल लेंथ पे, कोई एक्सटेंशन नहीं था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही इसको रिलीज किया ये यहाँ तक गया, कहीं तक जाएगा, मैक्सिमम जो x0 कही हुई एक्सटेंशन वहां तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, x0 तक पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्योंकि नीचे ये वेट था जिसको जो खींच रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ तक पहुंचा ये खिंचाव है जो वो रेस्टोरिंग फोर्स भी लगा रहा है स्प्रिंग में, इसकी वजह से वापस भी लौटेगा, वापस लौटेगा, कहाँ लौटेगा, अपने नेचुरल लेंथ पे लौटेगा, और फिर ये वेट हावी हो जाएगा और ये फिर इधर भागेगा नीचे की ओर खींचने के कारण, और फिर ये रेस्टोरिंग फोर्स वापस इसको खींचना चाहेगा, तो ये क्या करने लग जाएगा, यहाँ पर ऑसिलेट करने लग जाएगा और एसएचएम शुरू हो जाएगा। एसएचएम शुरू होने के कारण यहाँ पर इसकी अपनी एक एम्पलीट्यूड होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अब हम जानते हैं अगर ये एसएचएम करने लग जा रहा है तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो इनिशियल पॉइंट, एक होता है मीन पोजीशन, ठीक है, ये मीन पोजीशन मान लो, और ये हो जा रही है एक्सट्रीम पोजीशन, लेट्स सपोज। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है, वेलोसिटी 0 हो जाता है, रुक जाती है वहां पर, और एक्सेलरेशन 0 हो जाता है जब वो अपने इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पे होती है। तो अगर मीन पोजीशन पता करनी है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन जो आया है इसको 0 कर दें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो क्या आएगा, वो हमें मीन पोजीशन के बारे में बताएगा। तो जैसे ही मैंने इसको 0 से इक्वेट किया तो ये 3kx बाई 14m इज इक्वल टू 4g बाई m हो जा रहा है, ठीक है। और x जो है, अब इसको हम x नहीं लिखकर मान लो ये लेंथ क्या होगी, एम्पलीट्यूड होगी, है ना, मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड होता है, इस मीन से फिर अगला एक्सट्रीम जो होता है ये भी a होता है, तो ये जो आ रहा है x वो एक्चुअली a आ रहा है हमारा। तो ये एक्चुअली हम लिख सकते हैं 3ka रहने दो, 14m यहाँ ले जाओ, 4g इंटू 14m अपॉन में 7, ये 7 2m आ गया ऊपर में, और ये हो गया 8gm, और a आ गया हमारा 8gm बाई 3k, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया a, यानी कि नेचुरल लेंथ पोजीशन से x इक्वल टू 0 से मीन पोजीशन की दूरी आ गई a, 8gm बाई k। और मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ तक हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक, यहाँ जो बना हुआ है, तो यानी a प्लस ए 2a हो जाएगा मैक्सिमम एक्सटेंशन, जो कि क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, x0। ये देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x0 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो x0 क्या होगा 2 टाइम्स a हो जाएगा, a प्लस ए, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स दिस, यानी 2 टाइम्स 8gm बाई 3k, तो कितना आ गया 16gm बाई 3k, x0 हमारा 16gm बाई 3k आ गया, ये हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है, x0 4mg बाई k लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं आ रहा है, x0 जो आ रहा है 16gm बाई 3k आ रहा है, और इसमें 4mg, तो यहाँ कोफिशिएंट ही अलग है, तो वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अभी तक हमें जो ऑप्शन सही मिला हुआ है वो सिर्फ सी मिला हुआ है, बी तो गलती हो गया। और देखते हैं, एट एन एक्सटेंशन ऑफ x0 by 4 of the spring the magnitude of acceleration of the block connected to the spring is, यानी a1 का एक्सेलरेशन 3g by 10 होगा कब, जब एक्सटेंशन x0 by 4 होगा। अच्छा x0 by 4 क्या होगा, x0 by 4 क्या होगा, देखो ये x0 था, x0 हमारा था इतना, यहां तक की दूरी, ये पूरी x0 थी, ठीक, जिसको हम 2a कह रहे हैं। तो x0 by 2 क्या होगा, इसका आधा, यानी कि यहां आ गए मीन पोजीशन पे, और x0 by 4 क्या होगा, इसका भी आधा, यानी कहीं यहां पे आ गए, यानी a का भी आधा, a by 2 पे, a by 2 ही हमारा क्या है x0 by 4 है। तो अगर यहां इस इक्वेशन में जो मेन इक्वेशन है, यहां पर x के जगह पे हम लोग जो एक्सटेंशन की बात करें वहां a by 2 रख दें, अगर a by 2 यहां रख देते हैं तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो जो ऑप्शन में दिया है वो मिल सकता है, देखते हैं एक बार। तो a1 की वैल्यू आ सकती है 4g by 7 माइनस 3k by 14m, और x जो है हमारा वो कितना है इस बार a by 2 है, ठीक है। और a क्या है इसमें, एम्पलीट्यूड जो हम निकाल चुके थे 8gm by 3k, वो रख के देखते हैं, 4g by 7 माइनस 3k by 28m,
और ए की जगह पे हमने रख दिया 8gm बाई 3k। ठीक है, अब देखो ये 28 है नीचे में, यहाँ से 3k कैंसिल हो रहा है, 4 2 8, 4 7 28, mm भी कैंसिल हो गया, तो 2g/7 आ गया यहाँ से, और यहाँ 4g/7 था, माइनस किया हमने तो 2g/7 आ गया। तो ऑप्शन में 2g/7 अगर दिया होगा तो ही सही होगा, लेकिन यहाँ 3g/10 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर 2g/7 लिखा होता तो सही होता। तो अभी भी हमें सिर्फ सी ऑप्शन ही सही मिल रहा है। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर कह रहा है व्हेन स्प्रिंग achieves an extension of x0/2 for the first time, the speed of the block connected to the spring is 3g√m/5k। तो देखो when the spring achieves an extension of x0/2, x0/2 का एक्सटेंशन अचीव कर रहा है। x0/2 क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, x0 ये पूरा था, x0/2 यानी कि मीन पोजीशन पे आ गए a। जब x a है, a हो जाता है जब x, तब फर्स्ट टाइम जब यहां से ए पे पहुंचता है मीन पोजीशन पे, द स्पीड द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग इज। अच्छा, मीन पोजीशन पे पहुंच रहा है, ये बात यहां से मालूम चल रही है। और मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, ए ओमेगा होती है। ठीक है, तो स्पीड हमें मिल जाएगी यहाँ सिंपली ए ओमेगा से। ए हम निकाल चुके हैं, ओमेगा बस पता करना है, तो वो कैसे पता करेंगे। अब देखो, ये हमारी जो इक्वेशन आई थी, ये स्टैंडर्ड बेसिक इक्वेशन आई थी। एसलेशन जो इसका है 2m का a1 और उसके एक्सटेंशन के बीच का रिलेशन आया था। ठीक है, और एक चीज याद करो, अगर इसको मैं एक और पेज में सॉल्व करता हूं, ठीक है, यहां ध्यान देना, जो हमारी इक्वेशन आई हुई है a1 इज इक्वल टू 4g, a1 इज इक्वल टू 4g/7, 4g/7 माइनस 3kx/14m, 3kx/14m आई हुई। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लूं, जो भी कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लेते हैं। 3k/14m अगर कॉमन लेते हैं, माइनस 3k/14m, और ये बन जाएगा x माइनस, अब 14m कॉमन लिया है, यहां नीचे में नहीं था, तो यहां पर 3k/14m ऐड करना पड़ेगा, और 4g/7 रहने दो। ठीक है, तो नहीं, उल्टा हो गया ना, 3k/14m कॉमन लिया है, तो हमें इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 14m/3k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14m/3k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो 4g/7 था वो तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखो अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वही टर्म बन जा रहा है, 4g प्लस 4g/7, और यहाँ पर वही बन जा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हो गया 2m, और ये हो गया 8mg ऊपर में माइनस 3k, तो माइनस 3k अपॉन में 14m x माइनस 8mg अपॉन में 3k, ऐसा कुछ आ रहा है। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुम याद करो एसएचएम में पढ़ाया गया था, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, एंड दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये रिलेशन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हमेशा वैलिड होता है, जिसमें ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ मिल रहा है, ए ये टर्म माइनस ओमेगा स्क्वायर है और ये एक्स है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये चीज ओमेगा स्क्वायर होगी, अगर कंपेयर करें हम लोग बेसिक एसएचएम इक्वेशन से, तो 3k/14 है, तो ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 3k/14 है। ठीक है, ये ओमेगा आ गया, और ए हम निकाल चुके थे यहां से 8gm/3k, 8gm/3k, ओमेगा निकल चुका है, ए निकल चुका है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा मीन पोजीशन पे आनी चाहिए, जो अभी लास्ट ऑप्शन हम देख रहे थे, है ना, क्योंकि मीन पोजीशन पे ही हम पहुंचे हैं, x0/2 यही दिया था ना, x0/2 मतलब क्या, मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, तो सिंपली हमें ए की वैल्यू रखनी है जो कि 8gm/3k है, और ओमेगा इतना है अंडर रूट ऑफ 3k/14 है। तो इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो नीचे रह जाएगा √3k, ऊपर में 8gm अपन √14m, ये देखो √14m है, और यहाँ 8gm है, 8gm है, नीचे √14m। तो कहीं से भी हम अगर देखें ऑप्शन में जो दिया है वो मिलता नजर नहीं आ रहा, बिकॉज 3g√m/5k है यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ वेलोसिटी, √m, चलो √m तो फिर भी आ जाएगा ऊपर में, √m/k दिख रहा है, लेकिन नीचे में यहाँ पर क्या मिल रहा है, √14 3 जा
42 या जो भी आएगा 14 3 जा, ठीक है, अपॉन में यहाँ 8g रह जाएगा। तो आप कोफिशिएंट चेक करते हैं एक बार, m बाई रूट 5 के तो आ ही नहीं रहा, m बाई रूट में m बाई के आ रहा है, बाकी जो कोफिशिएंट है वो भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर एक ही सही था, सी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था, एडवांस का था, इसमें पूरे नंबर पाना थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, जेई मेन 2022 से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है हैंगिंग मास m इज कनेक्टेड टू ए 4 टाइम्स बिगर मास बाय यूजिंग ए स्ट्रिंग पुली अरेंजमेंट, ठीक है। ये आई स्लैब है, ये स्ट्रिंग पुली अरेंजमेंट है एज शोन इन फिगर। द बिगर मास इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल आई स्लैब, ये 4m है, आई स्लैब पे प्लेस किया गया है, एंड बीइंग पुल्ड बाय 2mg फोर्स, इधर से इसको 2mg फोर्स से खींचा गया है। इन दिस सिचुएशन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज x बाई 5mg। अभी जो इसमें टेंशन डेवलप होगा वो क्या होगा, देखो ऐसे एक ही स्ट्रिंग है, ऐसे टेंशन डेवलप होगा, इसमें ऐसे होगा, ठीक है, और इसमें वेट लग रहा होगा mg नीचे की ओर, और ये टेंशन दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये जो टेंशन डेवलप हुआ है स्ट्रिंग में वो x बाई 5mg है, ठीक है। फॉर x इक्वल टू वॉट, ये x पता करना है। यहाँ पर नेग्लेक्ट मास ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मासलेस है, फ्रिक्शन भी नेग्लेक्ट करने को कहा हुआ है, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है इनके बीच में, ठीक है, आई स्लैब और बिगर मास में। तो अब देखो क्या हो सकता है, मान लो ये इधर से हमने खींचना शुरू किया तो ये ऐसे एसोलेट कर रहा है इधर ए से, 4m वाला, तो अगर ये ए से एसोलेट कर रहा है इधर, तो ये mg वाला भी, ये m वाला भी ए से ऊपर की ओर एसोलेट करेगा, ठीक है। कोई कंस्टेंट वहां से यहाँ करने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ सिंपल इसका ये है, अगर एसोलेशन है तो इसका भी ए ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन लॉ से, तो ये 4m हो गया इज इक्वल टू 2mg माइनस टी, सिंपल सी इक्वेशन हो गई। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m में ऊपर की ओर इज इक्वल टू टी माइनस mg, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व ही करना है, तो यहां से कर लो, t इज इक्वल टू आ रहा है ma प्लस mg, ये उठा के यहां रख दो, 2mg माइनस ma प्लस mg, और यहाँ पर 4ma रहने दो। तो अब देखो ये 4ma है और ये 2mg माइनस ma माइनस mg हो गया, ये आ गया mg माइनस ma, ठीक है। अब ये माइनस ma यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा, 5ma इज इक्वल टू mg, तो m से m कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई g बाई 5, ठीक है। a की वैल्यू g बाई 5 आ गई, तो अगर यहाँ रखते तो टेंशन मिल जाएगा, क्या मिल गया हमें, 5 प्लस 1 6 बाई 5 mg, टेंशन आ गया 6 बाई 5 mg, और टेंशन यहाँ पे x बाई 5 mg दिया था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी IIT-JEE 2001 का है। इसमें कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर क्लैम्प्ड पुली, ये क्लैम्प्ड पुली है और एक स्ट्रिंग जो है उसके ऊपर से जा रही है, m मास से कनेक्टेड है, कैपिटल M से, एंड क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास, और इस पुली का मास भी m है, स्मॉल m दिया हुआ है, सपोर्ट्स ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M एज शोन इन फिगर, द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प, ये क्लैम्प, ये क्लैम्प है, ये जो ट्रायंगुलर बना हुआ है, ये क्लैम्प इस पुली पे क्या फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पर इसको समझने के लिए पहले तो देखो इस कैपिटल M पे एक वेट लग रहा होगा नीचे की ओर, ठीक है। ये स्ट्रिंग पूरी एक है तो इसमें टेंशन टी एक ही होगा, टी, यहाँ भी लग रहा होगा टी, ठीक है। और इस एंड में देखेंगे, पुली से देखेंगे तो इधर से टी लग रहा होगा नीचे की ओर, ठीक है। तो अब ये टी है, ये टी है, और इस पुली का भी मास है ना m, तो इसका भी तो वेट लग रहा होगा स्मॉल mg, ठीक है। और ये स्टैटिक है, ये क्लैम्प्ड है, स्टैटिक है, मूव नहीं कर रही है, तो टी शुड बी इक्वल टू mg, टी mg के बराबर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखें, इस पुली पे जो है, ये पुली को बना रहा हूं मैं, इधर लग रहा है टी और इधर लग रहा है टी, और इसका अपना मास mg लग रहा है नीचे की, तो नेट इधर की ओर फोर्स कितना है, टी प्लस mg है, ठीक है, और इधर की ओर टी है, तो नेट जो आएगा फोर्स वो रिजल्टेंट आएगा y एक्सिस प्लस x एक्सिस का, ये y एक्सिस का स्क्वायर कर दो प्लस x एक्सिस का स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर, और फिर अंडर रूट ले लो, तो कहीं नेट फोर्स ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा ये इसको पुश कर रहा होगा, तो रिएक्शन फोर्स पुली पे ये क्लैंप ऐसे लगा रहा होगा, तो जो पूछा गया है फोर्स उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, जो क्लैंप पुली पे लगा रहा होगा, ठीक है, रिजल्टेंट वाइज, और उसका मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा, कैसे आएगा मैग्नीट्यूड। अब ये टी देखो, टी mg के बराबर, ये कैपिटल mg यहाँ रख देते हैं, तो mg प्लस स्मॉल mg का होल स्क्वायर प्लस
टी स्क्वायर की जगह अगेन कैपिटल एम जी का होल स्क्वायर रख दो। क्या आ गया, जी स्क्वायर, यहां से जी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो यहां पर जी ऐसा लग रहा है रूट के अंदर, रूट के बाहर है एक्चुअली में। तो m प्लस m का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर और ये जी रूट के बाहर, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन IIT 2000 का है। इन द फिगर ऑफ मासेस m1 m2 एंड m, ठीक है। m1 ये है, m2 ये है, कैपिटल M ये है। m1 जो है वो 20 kg दिया हुआ है, m2 जो है वो 5 kg है और जो कैपिटल M है वो 50 kg है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m एंड ग्राउंड इज 0। m और ग्राउंड के बीच में यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है इन दोनों के बीच का। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m एंड ग्राउंड इज 0, ये दिया हुआ है। द कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m, m1 और कैपिटल M के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, एंड दैट बिटवीन m2 एंड ग्राउंड, और m2 और ग्राउंड के बीच में वो दोनों ही 0.3 है। तो यहां भी जो म्यू है वो 0.3 है और यहां भी जो म्यू है वो 0.3 है, ठीक है। द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स आर मासलेस, ये सारी जो पुलीज हैं P1 P2 और ये जो स्ट्रिंग है ये सब मासलेस है, ठीक है। द स्ट्रिंग इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बिटवीन P1 एंड M1, ये भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है, एंड परफेक्टली वर्टिकल बिटवीन P1 एंड P2, एकदम वर्टिकल यहाँ पे, ठीक है। एन एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू द मास M, और यहाँ पर इस कैपिटल M पे F फोर्स एक्सटर्नली राइट हैंड डायरेक्शन में लगाया गया है। तो पहले तो हमें पहला पार्ट कह रहा है ड्रॉ फ्री डायग्राम ऑफ मास कैपिटल M क्लियरली शोइंग ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस हमें दिखाने पड़ेंगे और सिर्फ कैपिटल M का नहीं, सबके फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाने पड़ेंगे, तभी आगे के पार्ट सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो इसे समझते हैं। कैपिटल M पे ध्यान दो, अब पहले M पे ध्यान दो, स्मॉल m वाले पे ध्यान दो कि ये कैसे मूव कर सकता है। हमने F से, कैपिटल F से इसको खींचना शुरू किया, कैपिटल M को खींचना शुरू किया, तो इस M1 की टेंडेंसी कैसी होगी मूव करने की, पीछे की ओर, देखो इसमें स्यूडो फोर्स लगने लगेगा पीछे की ओर, जिसकी वजह से ये पीछे की ओर खींचना चाहेगा, और पीछे की ओर खींचने के कारण रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इसमें फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, मान लेते हैं वो F1 है, ठीक है। अच्छा, M1 में फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा है और एक टेंशन भी डेवलप होगी T, यही T इसमें भी डेवलप होगी इधर की ओर, यही T इसमें डेवलप होगी इधर की ओर, ठीक है, यही T ऐसे होगी इसमें, ठीक, बिकॉज स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सब में सेम होगी। तो M1 पे एक फोर्स इधर भी लग रहा है टेंशन के कारण T, ठीक है। अब इसमें एट्रैक्शन डेवलप होगी कि नहीं होगी ये हम डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन जो क्वेश्चंस में कंडीशन दी है उसके हिसाब से, लेकिन यही दो फोर्सेस हैं जो M1 पे लग रहा है। अब क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है M1 पे इधर की ओर, तो यही फ्रिक्शन एज ए रिएक्शन फोर्स लगेगा इस कैपिटल M पे इधर की ओर, तो ये F1 ये एक्शन हुआ, ये रिएक्शन फोर्स कैपिटल M पे इधर लगने लगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये F से खींचा जा ही रहा था, कैपिटल M वाले की बात कर रहे हैं 50 kg वाले की, ठीक है। और क्या फोर्स लग सकता है इस कैपिटल M पे? अब देखो ये कैपिटल M जो है इस पुली से कनेक्टेड है, और ये पुली जो है देखो, ये पुली इसी कैपिटल M से कनेक्टेड है और इसमें टेंशन इधर की ओर है, स्ट्रिंग में इधर नीचे की ओर है, तो एक टेंशन इधर और एक टेंशन ऐसे दिखाना पड़ेगा इस पुली के कारण, जो कि इसी से कनेक्टेड है कैपिटल M से, और कैपिटल M से ही ये वाला पुली भी कनेक्टेड है P2, जिसमें टेंशन ऊपर और इस एंड में ऐसे लगेगा। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व रखोगे तो टेंशन ऊपर और इधर की ओर लगेगा, तो एक टेंशन ऐसे और एक टेंशन ऐसे लगेगा इसमें, ये जो P2 पुल्ली है उसके कारण इस पे, और ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो यहाँ कोई फ्रिक्शन लगना नहीं है। तो M के सारे बॉडी दोगे, नहीं सारे नहीं हुए। अभी देखो M1 का वेट भी तो लग रहा होगा नीचे की ओर, M1G, और देयरफॉर इस पे एक नॉर्मल, ये M कैपिटल M इस पे लगा रहा होगा, मान लेते हैं वो N1 है, ठीक है। अब N1 ये लगा रहा है कैपिटल M वाला M1 पे, तो M1 वाला भी तो रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस पे नीचे की ओर, वही सेम अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स N1 नीचे की ओर लग रहा है कैपिटल M पे इसके द्वारा, और M पे देखते हैं कैपिटल M का खुद का वेट mg होगा, और जमीन जो है ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाएगी कैपिटल M पे, वो मान लेते हैं नॉर्मल कैपिटल N है, कुछ और है, ठीक है।
तो अब हम काफी कुछ लिख चुके हैं, एक और काम करते हैं, M2 का भी फ्री बॉडी डायग्राम लिख लेते हैं। M2 जो है उस पे इधर टेंशन T लग रहा है और ये खींच रहा है इधर की ओर है, ठीक है, खींच रहा है इधर की ओर है F से। इसकी टेंडेंसी हालांकि होगी इधर मूव करने की, लेकिन मूव करेगा नहीं करेगा ये हम श्योर नहीं कह सकते। लेकिन पूरा सिस्टम तो M2 को भी खींचेगा ना अपने साथ आगे की ओर, तो M2 भी स्लाइड आगे की ओर ही करेगा, तो इसका भी फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसको F2 नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू है, इसका फ्रिक्शन F1 नाम दिया हुआ है, इसका F2 नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये FBD हो गया। अब बी पार्ट पे आते हैं। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड MB F1, वही लिखा हुआ है, M1 और कैपिटल M के बीच में F1 मान लो, और दैट बिटवीन M2 एंड द ग्राउंड, M2 और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन को F2 मान लो। फॉर अ पर्टिकुलर F इट इज फाउंड दैट किसी फोर्स पे, कोई ऐसा फोर्स हमने खींचा इस फोर्स से, उस फोर्स पे ऐसा हो रहा है कि F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2 कंडीशन हो जा रही है, ठीक है। तो हमें वो F1 और F2 फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन पता करने की होती है फ्रिक्शन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल के देखो। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहां क्या लग सकता है, F1 मैक्स, F1 ही लग रहा है ना यहाँ पे, वो क्या लग सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल N1, और N1 क्या होगा, M1G के बराबर होगा। M1 क्या है, M1 20 kg है, M1 20 kg है, तो ये 20G यानी कि 200 न्यूटन हो गया। N1 क्या हो गया, 200 न्यूटन हो गया। N1 हमारा 200 न्यूटन हो गया, और म्यू इंटू N1 यानी म्यू 0.3 है, तो 0.3 इंटू 200 ही हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, F1 मैक्स। तो आ गया क्या, 60 आ गया ना। F1 मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हो सकता है यहाँ पे वो 60 न्यूटन का हो सकता है, ठीक है। और F2 मैक्स क्या हो सकता है, F2 मैक्स की वैल्यू भी अगेन 0.3 नॉर्मल, जो म्यू है इसका, और इसका नॉर्मल, यहाँ जो M2G लग रहा है और यहाँ जो नॉर्मल लग रहा है। अब यहाँ जो नॉर्मल लग रहा है मान लो N2 हो गया, वो N2 M2G के बराबर होगा। M2 दिया हुआ है हमारा 5 kg, तो 50 हो गया, 50 N2 के बराबर है, और 0.3 म्यू है, ये क्या आ गया, 15 न्यूटन आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब F1 2F2 के बराबर होता है, अब 2F2 यानी मैक्सिमम जो यहाँ पर फ्रिक्शन लग सकता है इस सरफेस में वो 15 न्यूटन का है, और 15 इंटू 2 यानी 2 इंटू 15 कर देते हैं, तो 30 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम F1 में जनरेट होगा उस केस में। और F1 की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, 60 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कोई बॉडी को मूव कराने के लिए, स्लाइड कराने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स फ्रिक्शन का होना चाहिए, या उसको मूव कराने वाला फोर्स होना चाहिए, तभी वो स्लाइड कर सकती है। उससे कम में फोर्स लगाओगे तो वो मूव ही नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, M1 और कैपिटल M स्टिक रहेंगे, ठीक है, M1 और M साथ में मूव करेंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये क्या, अब जैसे ये साथ में मूव कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई खिंचाव हुआ है इस स्ट्रिंग में, नहीं हुआ ना, यानी M2 भी साथ में मूव करेगा, यानी कि पूरा सिस्टम जो है साथ में सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ये हमें साफ समझ में आ गया कैसे, इस कंडीशन से, क्योंकि F1 मैक्स था 60 न्यूटन, और जो अवेलेबल है F1 जो अवेलेबल हमें मिल रहा है उस कंडीशन में, इस कंडीशन से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो 30 ही न्यूटन मिल पा रहा है अपने पूरे ताकत लगाने के बाद F2 के। क्या 30 न्यूटन इसमें कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम या लिमिटिव फ्रिक्शन से कम है, ठीक है। इसलिए पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अभी हमें वही एक्सेलरेशन निकालना है, पहले F1 F2 निकाल लेते हैं, तो उसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, वही यहाँ कह रहा है। तो अब देखो M1 पे आते हैं। अब सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन A होगा, इसका भी एक्सेलरेशन A होगा, और ये वाला जो M2 है इसका एक्सेलरेशन भी A होगा। ये बात क्लियर है, बिकॉज पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है मान लेते हैं। तो M1 के बारे में क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन M1 A इज इक्वल टू F1 माइनस टी। ये सारी हम लोग मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस लिख रहे हैं। M1 A इज इक्वल टू F1 माइनस टी, और F1 कितना लग रहा है एग्जैक्टली इस कंडीशन में जो क्वेश्चन में दी हुई है, F1 30 न्यूटन के बराबर ही लग रहा है, 60 नहीं लग रखेंगे हम लोग, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन में बताया गया था तुम्हें कि जैसे जैसे ग्रेजुअली वैल्यू बढ़ती फ्रिक्शन की, उस पर्टिकुलर वैल्यू को ही रखा जाता है अनलेस इट क्रॉसेस द स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू। तो यहाँ पर F1 की वैल्यू रखेंगे 30 न्यूटन की माइनस टी, और यहाँ M1 हमें दिया हुआ है
20 kg का है तो 20 इंटू ए हो गया, ये एक इक्वेशन आ गई। ऐसे यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, ये आ गई हमारी, इससे आई है, m2 से लिख लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन बनेगी m2a इज इक्वल टू टी माइनस f2। ठीक है, तो m2 भी दिया हुआ है 5, 5a इज इक्वल टू टी माइनस f2 क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा 15 न्यूटन, f2 हो जाएगा 15 न्यूटन। 5a इज इक्वल टू टी माइनस 15, 5a इज इक्वल टू टी माइनस 15, बिकॉज f2 मैक्स हम रख रहे हैं 15 न्यूटन। तो अब शायद दो ही अननोन है और दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू आ रही है 5a प्लस 15, और वो t अगर वहां रख दें, ट्वेंटी ए माइनस 30t, 20a इज इक्वल टू 30 माइनस टी, और यहाँ से t क्या आ रहा है, t इज इक्वल 5a प्लस 15 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करना है, ये 5 माइनस यहाँ आएगा 25a हो जाएगा, और 30 माइनस 15 हो गया, 15 हो गया। ये a की वैल्यू आ गई 15/25, यानी कि 5 से 15, 5 5 25, 3/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन होगा। किसका, इन तीनों बॉडीज का, बिकॉज तीनों एक साथ मूव कर रही हैं, तो और कोई अब हमें इक्वेशन लगाने की जरूरत है नहीं अब, तो हमें सबका एक्सेलरेशन आ चुका है, तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन है। और क्या पूछा था, F1 F2 भी पूछा है, तो अब F1 F2 निकाल सकते हैं। हाँ F1 तो चलो ठीक है, F1 तो 30 न्यूटन ही लगेगा, है ना, बता चुका हूं मैं क्यों, स्टैटिक फ्रिक्शन कारण, और F2 मैक्स 15 न्यूटन लगेगा, तो F1 F2 हम निकाल चुके हैं। और F हमें फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशन मासेस ये निकल चुका है, तीनों मासेस का एक्सेलरेशन निकल चुका है, विच इज कितना, 3/5। अब हमें फोर्स निकालना है और इसका बीच के बीच में जो टेंशन वो निकालना है। तो अब ये a जो 3/5 है, इसी इक्वेशन रख देते हैं, 20a इज इक्वल टू 30 माइनस टी में रख देते हैं, a के जगह पे 3/5 इज इक्वल टू 30 माइनस टी, 5 4 20, 4 3 12 हो गया, इज इक्वल टू 30 माइनस टी हो गया, एंड टी कम्स आउट टू बी 30 माइनस 12, यानी कि 18 न्यूटन। ठीक है, टेंशन आ गया, और ये फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए ये जो कैपिटल एम पे लग रहा है उसमें देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो, यहाँ जो कैपिटल एम पे लग रहा है, एक F इधर लग रहा है, एक F1 इधर लग रहा है, और एक T लग रहा है। हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स है क्या, हाँ ये वाला भी T है, क्या ये T इस T से कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो जा रहा है। तो देयरफॉर सिर्फ दो ही फोर्स बचे, एक F, एक F1 अपोजिट डायरेक्शन, और कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो हॉरिजॉन्टल में लग रहा हो। तो सिंपल इक्वेशन बनेगी ma इज इक्वल टू F माइनस F1। ठीक है, ठीक है, अब m दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैपिटल M हमें 50 kg है, और F1 हम निकाल चुके थे, F1 30 न्यूटन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो 50 a इज इक्वल टू F माइनस 30। ठीक है, और a की वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम लोग 3/5, तो 50 इंटू 3/5 इज इक्वल टू F माइनस 30 हो गया, 5 10 जा 50 हो गया, 30 हो गया ये, तो F की वैल्यू आ गई 30 प्लस 30, यानी कि 60 न्यूटन। ठीक है, तो जो F लगाना पड़ेगा हमें, वो 60 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। टेंशन जो डेवलप होगा वो 18 न्यूटन का होगा, और तीनों बॉडीज का जो एक्सेलरेशन होगा कॉमन होगा वो 3/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।